शहर की धूल और शोर से दूर रामपुर जिले की हवा में एक अजीब सी शांति और उतनी ही बेचैनी घुली हुई थी। इसी जिले की कमान संभालने आई थी एक युवा तेज-तर्रार आईपीएस ऑफिसर अनुप्रिया सिंह। नाम जितना सरल था, इरादे उतने ही फौलादी। उसके आने की खबर से पुलिस निकी एक्सपार बुध खाए। डिपार्टमेंट में जितनी हलचल थी, उससे कहीं ज्यादा उम्मीदें जिले के आम लोगों की आंखों में तैर रही थी। अनुप्रिया ने अपना चार्ज संभाला, पहली मीटिंग ली, फाइलों के ढेर को खंगाला और जिले की नब्ज समझने की कोशिश करने लगी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। छोटी मोटी चोरियां, जमीनी विवाद, आपसी झगड़े। लेकिन अनुप्रिया को पता था कि जो सतह पर दिखता है, असली तूफान अक्सर उसके नीचे ही पलता है। एक हफ्ता ही बीता होगा। एक शाम जब वह अपने ऑफिस से निकलने वाली थी, एक चपरासी ने उसे एक लिफाफा दिया। उस पर कोई नाम पता नहीं था, बस एसपी साहिबा के लिए लिखा था। अनुप्रिया ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। लिखावट टेमेई थी, जैसे लिखने वाला बहुत डरा हुआ हो या फिर पढ़ा लिखा ना हो। चिट्ठी में लिखा था, मैडम जी, हम बिपुर गांव के गरीब मजदूर हैं। सरकार की मनरेगा वाली योजना में महीनों से काम कर रहे हैं। तालाब खोदा, सड़क पर मिट्टी डाली, लेकिन हमें हमारी मजदूरी नहीं मिली। प्रधान हरपाल सिंह से जब भी पैसे मांगते हैं तो वह कहता है कि ऊपर से बजट नहीं आया, लेकिन हमें पता चला है कि पैसा तो कब का आ चुका है। वह हमारे हिस्से के पैसे खा रहा है। उसके गुंडे हमें धमकते हैं कि अगर किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे। मैडम, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमें बचा लीजिए। नीचे किसी का नाम नहीं था। अनुप्रिया ने चिट्ठी को 2-3 बार पढ़ा। हर एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। गुस्सा भी था और बेबसी भी। गुस्सा उस प्रधान पर जो गरीबों का हक मार रहा था, और बेबसी उन मजदूरों के लिए जो इतने डरे हुए थे कि अपना नाम तक नहीं लिख सके। उसने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर विजय शर्मा को बुलाया। शर्मा एक अनुभवी और समझदार अफसर था। अनुप्रिया ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शर्मा, यह चिट्ठी पढ़ो। शर्मा ने चिट्ठी पढ़ी। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। मैडम, यह तो बहुत गंभीर मामला है। हरपाल सिंह बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। उसके ताल्लुकात बड़े बड़े नेताओं से हैं। अगर हम सीधे जांच टीम भेजेंगे तो वह सबूत मिटा देगा और गवाहों को डरा धमका देगा। कुछ हाथ नहीं लगेगा। अनुप्रिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा गिर रहा था। उसने कुछ देर सोचा, फिर पलटकर बोली, शर्मा, तुम ठीक कह रहे हो। सीधे तरीके से यह मगरमच्छ पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए जाल बिछाना होगा, और जाल भी ऐसा जिसकी उसे भनक तक ना लगे। शर्मा ने हैरानी से पूछा, कैसा जाल मैडम? अनुप्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, इस बार जांच कोई पुलिस टीम नहीं करेगी। इस बार जांच मैं खुद करूंगी। कुछ समझा नहीं। आप कैसे करेंगी मैडम? अनुप्रिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आने वाले तूफान का संकेत था। एक मजदूर बनकर शर्मा के तो होश ही उड़ गए। क्या मैडम, आप जिले की एसपी हैं? आपकी जान को खतरा हो सकता है। यह पागलपन है। पागलपन नहीं शर्मा, यह जरूरत है। अनुप्रिया का लहजा अटल था। उन लोगों का भरोसा जीतना होगा। उनके बीच रहकर उनकी तकलीफ को महसूस करके ही सच्चाई बाहर लाई जा सकती है। अगर वर्दी पहन कर जाऊंगी तो वह डर के मारे कभी मुंह नहीं खोलेंगे। मुझे अनु बनना होगा, एक बेबस मजदूर जिसे 2 वक्त की रोटी की तलाश है। शर्मा जानता था कि मैडम को अब कोई नहीं रोक सकता। उसने बस इतना कहा, हुक्म दीजिए मैडम, क्या करना है?
एकदम साधारण कपड़ों का इंतजाम करो। और हाँ, इस ऑन ऑपरेशन के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता होना चाहिए। मैं 5 दिन के लिए गायब रहूंगी। बाहर सबको यही लगना चाहिए कि एसपी साहिबा किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए शहर से बाहर गई है। जिले की कमान तुम संभालोगे। हर शाम मैं तुम्हें किसी तरह रिपोर्ट करूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी, एएसपी की सरकारी गाड़ी हेडक्वार्टर से बाहर निकली, सबको यह दिखाने के लिए कि मैडम शहर से बाहर जा रही हैं। लेकिन उस गाड़ी में अनुप्रिया नहीं थी। अनुप्रिया सिंह तो उस वक्त जिले के एक कोने में एक छोटे से कमरे में अपना रूप बदल रही थी। महंगी साड़ी की जगह एक पुरानी फीके रंग की सूती साड़ी पहन रही थी। पैरों में ब्रांडेड सैंडल की जगह टूटी हुई चप्पलें थी। उसने अपने बाल बिखरा लिए और चेहरे पर हल्की सी धूल मल ताकि शहर की चमक गायब हो जाए। हाथ में उसने एक एल्यूमिनियम का तसला और एक फावड़ा उठाया। आईने में जब उसने खुद को देखा तो एक पल के लिए पहचान नहीं पाई। सामने जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक थकी हारी बेबस मजदूर औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में गरीबी की मजबूरी साफ दिख रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया। मिशन भीषणपुर शुरू हो चुका था। भीषणपुर गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर बस हिचकोले खाती हुई बढ़ रही थी। अनुप्रिया, जो अब अनु थी, एक कोने की सीट पर सिमटी बैठी थी। बस में मजदूरों की भीड़ थी। उनके पसीने और बीड़ी की गंध हवा में घुली हुई थी। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद सोच रहे थे कि यह नया चेहरा कौन है। गांव के अड्डे पर उतरकर उसने आसपास देखा। गरीबी और लाचारी ने जैसे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। टूटे फूटे घर, नंगे पैर घूमते बच्चे और उदास चेहरे। उसे समझ आ गया कि चिट्ठी में लिखी बातें हवा में नहीं थी। वह सीधा उस जगह पहुंची जहां नरेगा का काम चल रहा था। एक सूखे पड़े तालाब को गहरा करने का काम था। करीब 40 से 50 मर्द और औरतें चुपचाप काम में लगे थे। धूप आग उगल रही थी, फावड़े चल रहे थे, तसलों में मिट्टी भरी जा रही थी और सिर पर उठाकर दूर फेंकी जा रही थी। अनु ने अपना घूंघट थोड़ा और नीचे किया और काम की देखरेख कर रहे मुंशी के पास पहुंची। उसने अपनी आवाज में पूरी लाचारी घोलकर कहा, साहब, कोई काम मिलेगा? बहुत गरीब हूं, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नई लगती है। कहाँ से आई है? पास के गांव से। वहां काम नहीं था तो किसी ने बताया कि यहां काम मिल जाएगा। मुंशी ने बेरखी से कहा, ठीक है, लग जा काम पर। दिन का शधो 100 मिलेगा। अनु चुपचाप मजदूरों की भीड़ में शामिल हो गई। उसने फावड़ा उठाया और सूखी कठोर जमीन पर चलाना शुरू किया। पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग काम आ रही थी, लेकिन यह काम कुछ और ही था। कुछ ही देर में उसके मुलायम हाथों में जलन होने लगी। माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। पीठ दर्द से टूटने लगी थी। उसने तसले में मिट्टी भरी और उसे सिर पर उठाकर चलने लगी। तसले का वजन उसके सिर को दबा रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि हदो 100 कमाने के लिए यह लोग हर दिन किस नरक से गुजरते हैं। दोपहर में खाने का समय हुआ। सब अपनी अपनी पोटली खोलकर बैठ गए। किसी के पास सूखी रोटी और नमक था तो किसी के पास प्याज। अनु अपने साथ लाई रोटी और अचार खाने बैठी। तभी एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। उम्र यही कोई 35 से 40 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां वक्त से पहले ही आ गई थी। उसका नाम राधा था। राधा ने पूछा, नई आई हो बहन? अनु ने जवाब दिया, हाँ दीदी। कहाँ से? यहीं पास से। घर में मर्द नहीं है, बच्चों का पेट पालना है। अनु ने अपनी बनाई हुई कहानी सुनाई। राधा की आंखों में हमदर्दी उतर आई। हम सबका यही हाल है बहन। दिन भर मरते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता। अनु को मौका मिल गया। क्यों दीदी,
मुंशी जी तो कह रहे थे 200 रोज मिलेंगे। राधा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। कहने को तो बहुत कुछ है बहन, पिछले 3 महीने से एक नहीं मिला। जब भी प्रधान हरपाल से पूछते हैं तो कहता है बजट नहीं आया, और अगर ज्यादा पूछो तो उसके गुंडे घर आकर धमकाते हैं। एक दूसरी औरत जिसका नाम कमला था बोली, अरे राधा चुप कर, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। नई नई आई है, इसे क्यों डरा रही है? अनु समझ गई कि डर बहुत गहरा है, लोग बात करने से भी कतरा रहे हैं। उसने बात बदल दी, पानी कहाँ मिलेगा दीदी, बहुत प्यास लगी है। राधा ने अपनी बोतल से उसे पानी पिलाया। एक छोटा सा रिश्ता बन गया था। पहला दिन खत्म हुआ। शाम को मुंशी ने सबकी हाजिरी लगाई और कहा, ऐसे जब आएंगे तब मिल जाएंगे, अभी जाओ सब। लोग बुझे मन से अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अनु के हाथों में छाले पड़ चुके थे, बदन के हर हिस्से में दर्द था। उसने गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर रात गुजारने का फैसला किया। जैसे ही वह लेटी दिन भर की थकान और उन नेकमिते नेकार के बाहर बने मजदूरों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वर्दी में बैठकर गरीबों के लिए योजनाएं बनाना कितना आसान होता है और उस गरीबी को जीना कितना मुश्किल, आज उसे समझ आ रहा था। अगले 2 दिन भी ऐसे ही गुजरे। अनु रोज सुबह काम पर जाती, सबके साथ मिट्टी ढोती और धूप में तपती। अब उसके हाथ कठोर हो गए थे और बदन को भी इस दर्द की आदत होने लगी थी। वह जानबूझकर सबसे ज्यादा काम करती ताकि लोग उसे मेहनती समझे, जासूस नहीं। वह कम बोलती और ज्यादा सुनती, धीरे धीरे, और फिर से उनसे बात करने लगी थी। वह उनके दुख दर्द को सुनती, उनके बच्चों के बारे में पूछती। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से किसी बच्चे के लिए बिस्कुट खरीद दिए तो किसी बूढ़ी अम्मा के लिए दर्द की दवा। इन छोटी छोटी चीजों से वह उनके करीब आ रही थी। खासकर राधा से उसकी अच्छी पौड़ाई ने हार परखे आ पर दोस्ती हो गई थी। राधा ने उसे बताया था कि उसका पति कुछ साल पहले एक बीमारी में मर गया था। अब वह अकेली ही अपने 2 बच्चों और बूढ़ी सास का पेट पाल रही थी। तीसरे दिन एक घटना घटी। काम के दौरान प्रधान हरपाल सिंह अपनी चमचमाती जीप में वहां आया। वह जीप से उतरा नहीं, अंदर ही बैठा रहा। उसके साथ 2 गुंडे टाइप के लोग थे। मुंशी भागकर उसके पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। प्रधान ने शीशा नीचे करके चिल्लाया, काम ठीक से करवाओ समझे, कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगा। फिर उसकी नजर मजदूरों पर पड़ी। उसकी आंखों में नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। एक बूढ़े मजदूर ने हिम्मत करके पूछा, मालिक पैसे कब मिलेंगे? घर में फाके पड़े हैं। प्रधान हंसा, जब मिलेंगे तब दिया जाएगा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो जो काम मिल रहा है उसको भी छीन लूंगा। चुपचाप काम करो सभी। जीभ धूल उड़ाती हुई चली गई। सबके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी एक साथ तैर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सब चुपचाप अपने काम में लग गए। उस रात जब अनु मंदिर के चबूतरे पर सोने की तैयारी कर रही थी, राधा चुपके से उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अनु ने पूछा, क्या हुआ दीदी? राधा फफक कर रो पड़ी, मेरी छोटी बेटी को कल रात से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं है। आज प्रधान से उम्मीद थी, लेकिन वह तो जानवर है, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अनु का दिल कांप गया। एक मां की बेबसी उसे अंदर तक झकझोर गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर रखे कुछ 1,000 निकाले। उसने 500 का एक नोट राधा के हाथ में रख दिया। यह रख लो दीदी, पहले बच्ची को डॉक्टर को दिखाओ। राधा हैरान रह गई। नहीं नहीं बहन, तुम खुद इतनी गरीब हो, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूं? अनु ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, गरीब मैं नहीं, हमारा वक्त है दीदी।
बच्ची की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसे उधार समझकर रख लो। जब तुम्हारे पास आरा दीदी हैरान रह गई, जाए तब लौटा देना। राधा की आंखों से अब शुक्रगुजारी के आंसू बह रहे थे। उसने अनु को गले लगा लिया। तुम इंसान नहीं, कोई देवी हो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस रात अनु को नींद नहीं आई। उसे राधा की बेटी की चिंता थी, लेकिन मन में एक सुकून भी था। उसे लग रहा था कि उसका मिशन अब सही रास्ते पर है। उसने जो भरोसा कमाया था वह किसी भी सबूत से ज्यादा कीमती था। राधा आज काम पर नहीं आई थी। अनु को उसकी चिंता हो रही थी। दोपहर में जब वह खाना खा रही थी तो कमला ने बताया कि राधा की बेटी की हालत अभी भी गंभीर है। शहर के अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। यह सुनकर अनु का मन बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि आज शाम वह राधा के घर जाएगी। शाम को काम खत्म होने के बाद वह पगडंडियों से होते हुए राधा के टूटे फूटे घर पहुंची। घर के अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक कोने में राधा की बेटी बुखार में तप रही थी और उसकी बूढ़ी सांस उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। राधा खुद एक कोने में बैठी पत्थर की मूरत बनी हुई थी। अनु को देखते ही वह दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। बचा लो मेरी बच्ची को अनु, डॉक्टर कहता है शहर ले जाना पड़ेगा। खून की जांच होगी, इसमें तो हजारों का खर्चा आएगा। मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? अनु ने उसे उठाया। हिम्मत रखो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दो लोग आकर खड़े हो गए। यह प्रधान के वही गुंडे थे। उनमें से एक गर्जा, ओए राधा, प्रधान ने बुलाया है तुझे। राधा ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं आ सकती। मेरी बेटी बीमार है। बीमार है तो क्या, हिसाब तो देना पड़ेगा। तूने ही सबको भड़काया है ना पैसे मांगने के लिए। गुंडे ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। यह देखकर अनु का खून खौल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह भूल गई कि वह मजदूर का भेष बनाए बैठी है। एकदम शेरनी की तरह आगे बढ़ी और गुंडे का हाथ झटकते हुए बोली, छोड़ उसका हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की? गुंडे कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उनकी आंखों में यह सवाल था कि एक साधारण मजदूर औरत में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उनमें से एक दांत पीसते हुए बोला, नहीं आई है। ज्यादा बोल मत वरना तेरे सर को कुचल देंगे। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अनु की आवाज और सख्त हो गई। मैं कौन हूं यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मगर इतना याद रखो कि मैं तुमसे डरती नहीं। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आंखों की चमक और आवाज की धार देखकर गुंडे थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए। शायद उन्होंने कभी किसी औरत को इतनी हिम्मत से बोलते नहीं देखा था। मगर फिर दोनों हंस पड़े। अरे वाह, बड़ी आई बचाने वाली। चल इसको भी प्रधान जी के पास ले चलते हैं, वहीं इसका हिसाब करेंगे। इतना कहकर वे दोनों अनु की तरफ बढ़े। अब अनु के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से एक गुंडे के पेट में लात मारी और दूसरे की कलाई पकड़कर ऐसे मोड़ी कि वह दर्द से चिल्ला उठा। दोनों गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक दुबली पतली औरत उन्हें ऐसे धो सकती है। अनु दहाड़ी, मैंने कहा था निकल जाओ यहां से। दोनों गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। राधा और उसकी सास तो मुंह खोले यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राधा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो अनु? तुम कोई मामूली औरत नहीं हो सकती। अनु को लगा कि अब सच बताने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी भी सही समय नहीं था। उसने राधा के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी बहन हूं दीदी, और एक बहन दूसरी बहन को मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम अभी बच्ची की चिंता करो, मैं कुछ करती हूं।
उसने राधा को कुछ और पैसे दिए और कहा, फौरन बच्ची को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल जाओ, वहां इलाज मुफ्त में होगा, मैं सब संभाल लूंगी। राधा के जाने के बाद अनु ने एक फैसला लिया। सबूत काफी हद तक मिल चुके थे, लोगों का डर भी थोड़ा कम हुआ था। अब वक्त था आखिरी चाल चलने का। उस रात उसने किसी तरह इंस्पेक्टर शर्मा से संपर्क किया, पूरी योजना समझाई। शर्मा कल सुबह ठीक 11:00 पूरी फोर्स के साथ बिशन गांव के बाहर तैयार रहना, मेरे इशारे का इंतजार करना। अगली सुबह अनु काम पर नहीं गई। उसने नहा धोकर वहीं पुरानी साड़ी पहनी और सीधा प्रधान हरपाल सिंह की हवेली की तरफ चल पड़ी। गांव के लोग उसे हैरत से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह अपनी मौत को दावत देने जा रही है। प्रधान की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और गेट पर 2 दरबान खड़े थे। दरबान ने उसे रोका। कौन है तू? कहाँ घुस रही है? अनु ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, प्रधान से मिलना है। कहो कल वाली औरत आई है। शायद उसके गुंडों ने रात वाली घटना के बारे में बता दिया था। उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर का नजारा देखकर अनु दंग रह गई। आलीशान सोफे, बड़ा सा टीवी, कीमती सजावट का सामान, यह सब गरीबों के खून पसीने की कमाई से बना था। प्रधान हरपाल सिंह बीच वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके आसपास उसके गुंडे खड़े थे। प्रधान ने उसे घूरते हुए कहा, तो तू है वह? बड़ी हिम्मत है तुझमें। मेरे आदमियों पर हाथ उठाया। अनु ने बिना डरे जवाब दिया, हिम्मत तो तुम्हारी है प्रधान, जो इन गरीबों की मजदूरी खाकर डकार तक नहीं लेते। प्रधान और उसके गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। प्रधान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देख जबान बहुत लंबी है तेरी। एक मजदूर होकर मुझसे सवाल करेगी। लगता है तुझे पता नहीं मैं क्या चीज हूं। अनु ने कहा, मैं सब जानती हूं तुम क्या चीज हो। तुम एक चोर हो, एक धोखेबाज हो जो इन बेबस लोगों का हक मार रहा है। मैं आज यहां तुमसे एक ही बात कहने आई हूं, इन सब की पाई पाई लौटा दो। प्रधान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लड़कों, इस औरत को इतना मारो कि यह अपनी आवाज ही भूल जाए और फेंक दो इसे गांव के बाहर, ताकि कोई और हिम्मत ना कर सके मुझसे सवाल पूछने की। गुंडे उसकी तरफ बढ़े। अनु अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अनु ने अपनी आवाज को थोड़ा बदलते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था प्रधान, लेकिन तुम जैसे लोग सीधी भाषा नहीं समझते। उसकी आवाज अब एक आम मजदूर की नहीं, बल्कि एक रोबदार अफसर की लग रही थी। उसने धीरे से अपने सिर से घूंघट हटाया। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रधान और उसके गुंडों ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ठीक उसी पल हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। इंस्पेक्टर शर्मा के नेतृत्व में पूरी फोर्स ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो गेट तोड़कर अंदर घुस आए। प्रधान और उसके गुंडों के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे। जिस औरत को वह एक मामूली मजदूर समझ रहे थे, वह उनके सामने आईपीएस अनुप्रिया सिंह की वर्दी में खड़ी थी, जो उसने अपनी साड़ी के नीचे पहन रखी थी। बस ऊपर से साड़ी का पल्लू डाल रखा था। अनुप्रिया की आवाज अब गरज रही थी, पहचाना मुझे प्रधान हरपाल सिंह? मैं एसपी अनुप्रिया सिंह। पिछले 5 दिनों से मैं तुम्हारे गांव में एक मजदूर बनकर रह रही थी। मेरे पास तुम्हारे हर गुनाह का सबूत है। तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी फंड का गबन और मजदूरों को धमकाने का केस दर्ज किया जाएगा। प्रधान उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो मैडम जी, गलती हो गई। मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। माफी अब तुम्हें कोर्ट में मांगनी पड़ेगी। अनुप्रिया ने कहा और शर्मा को इशारा किया, अरेस्ट हिम।
शर्मा ने आगे बढ़कर प्रधान और उसके सभी गुंडों के हाथों में हथकड़ी पहना दी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सारे मजदूर हवेली के बाहर जमा हो गए। जब उन्होंने प्रधान को हथकड़ियों में बाहर आते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आए गए। उन्होंने अनुप्रिया को देखा जो अब अपनी वर्दी में थी। वह लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो अनु उनके साथ 5 दिन से मिट्टी ढो रही थी वह असल में जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। अनुप्रिया ने माइक हाथ में लिया। आप लोगों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका गुनहगार पकड़ा जा चुका है। आपकी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा आपको वापस मिलेगा। यह मेरा वादा है। पूरा गांव एसएपी मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। राधा भी अपनी बेटी के साथ वहां मौजूद थी। वह दौड़कर आई और अनुप्रिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दीदी नहीं मैडम, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। आपने हमारी जान बचा ली। अनुप्रिया ने उसे गले लगा लिया। मैंने कुछ नहीं किया दीदी। यह सब आपकी हिम्मत का नतीजा है। बस याद रखना कभी अन्याय के सामने सिर मत झुकाना। उस दिन के बाद बिशनपुर गांव की तस्वीर बदल गई। सरकार ने दफ्तरों से सारा रिकॉर्ड जब्त किया। प्रधान की सारी संपत्ति बेचकर मजदूरों का बकाया चुकाया गया। अनुप्रिया सिंह वापस अपने ऑफिस लौट आई। फाइलों का ढेर अभी भी वहीं था। चुनौतियां अभी भी वहीं थी। लेकिन आज उसके दिल में एक गहरा सुकून था। 5 दिन की मजदूरी ने उसे वह सिखा दिया था जो शायद बड़ी बड़ी किताबें और ट्रेनिंग भी नहीं सिखा सकती थी। पूरा गांव अब पहले जैसा नहीं था। प्रधान हरपाल सिंह के जेल जाने के बाद गांव की हवा से जैसे एक डर का बोझ हट गया था। सरकारी अफसर अब सीधे मजदूरों के खाते में पैसे डालते थे। राधा की बेटी अब स्कूल जाने लगी थी। उसने अपनी मेहनत की कमाई से घर की टूटी छत भी ठीक करवा ली थी। गांव के लोग जब भी एसपी अनुप्रिया सिंह का नाम लेते उनकी आंखों में सम्मान और अपनापन साफ झलकता। अनुप्रिया अपनी इस जीत से खुश तो थी, लेकिन संतुष्ट नहीं। वह जानती थी कि हरपाल सिंह जैसे लोग इस सिस्टम में सिर्फ एक छोटी मछली होते हैं। इनके पीछे जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वह अभी भी आजाद हैं। हरपाल को कुछ ही दिनों में जमानत मिल चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर बैठे ताकतवर नेता विधायक रतन चौधरी ने पानी की तरह पैसा बहाया था। यह बात अनुप्रिया को हर पल बेचैन करती थी। 6 महीने बीत गए। सब कुछ शांत लग रहा था। एक दिन अनुप्रिया अपने ऑफिस में फाइलों में उलझी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर शर्मा का फोन आया। शर्मा की आवाज में घबराहट थी। मैडम, अनर्थ हो गया। बिशनपुर से थोड़ी दूर सोहनपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। हालत बहुत गंभीर है। अनुप्रिया के हाथ से फाइल छूट गई। वह सीधे खड़ी हो गई। क्या? कैसे हुआ यह सब? मैडम, गांव में कल रात किसी ने देसी शराब की नई पेटी बांटी थी। बहुत सस्ती थी तो सबने खरीद ली। सुबह होते होते लाशें बिछने लगी। मैं अभी पहुंच रही हूं, कहकर अनुप्रिया ने फोन काट दिया और अपनी टीम के साथ सोहनपुर के लिए निकल पड़ी। गांव का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ रोने चीखने की आवाजें थी। किसी ने अपना पति खोया था, किसी ने बेटा तो किसी ने बाप। एक ही रात में कई औरतें विधवा हो गई थी और बच्चे अनाथ। अनुप्रिया जब एक घर में घुसी तो देखा कि कमला, जो भीपुर में उसके साथ मजदूरी करती थी, अपने पति की लाश से लिपट कर रो रही थी। अनुप्रिया ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कमला ने उसे देखा और दहाड़े मारकर रोने लगी। मैडम, सब खत्म हो गया। इसने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था मत पियो यह जहर, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अनुप्रिया का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने कमला को संभाला और कसम खाई कि इन मौतों के जिम्मेदार लोगों को वह पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। जांच शुरू हुई, लेकिन इस बार मामला अलग था।
कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। जिस ठेके से शराब आई थी, उसका मालिक फरार था। जिन लोगों ने शराब बांटी थी, उनका कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सफाई से अपने पीछे के सारे निशान मिटा दिए हो। अनुप्रिया पर ऊपर से भी दबाव आने लगा। विधायक रतन चौधरी ने उसे फोन करके कहा, एसपी साहिबा, ज्यादा उछल कूद मत कीजिए। यह गरीब लोग खुद ही ऐसी वैसी चीजें पीकर मर जाते हैं। 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा। मामले को रफा-दफा कर दीजिए। यह सुनकर अनुप्रिया का खून खौल उठा। उसे यकीन हो गया कि इस जहर के कारोबार के तार सीधे विधायक से जुड़े हैं। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वर्दी पहनकर वह जितनी भी कोशिश कर रही थी, हर दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो रहा था। गवाह डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। एक शाम हताश होकर वह अपने ऑफिस में बैठी थी। उसे फिर से उन बेबस चेहरों की याद आई। कमला के आंसू उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसने इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया। शर्मा, वर्दी की भी एक सीमा होती है। जब दुश्मन अंधेरे में छिपा हो, तो उसे बाहर निकालने के लिए अंधेरे में ही उतरना पड़ता है। शर्मा समझ गया कि मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। मैडम, इस बार खतरा बहुत बड़ा है। यह लोग हत्यारे हैं। जानती हूं शर्मा। अनुप्रिया की आंखों में एक फौलादी चमक थी। लेकिन उन 8 लाशों और कमला के आंसुओं के आगे यह खतरा कुछ भी नहीं है। इस बार अनु नहीं, कोई और बनकर इस जहर के जाल को जड़ से उखाड़ना होगा। एक नए और भी खतरनाक मिशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अनुप्रिया ने पता लगाया कि अवैध शराब का सारा नेटवर्क जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के जरिए चलता है। ट्रकों में सामान के नीचे छुपाकर माल लाया और ले जाया जाता है। हाईवे पर बने ढाबे इन अपराधियों के मिलने और जानकारी साझा करने के अड्डे होते हैं। उसने फैसला किया कि वह खुद एक ढाबा चलाएगी। 2 हफ्ते बाद हाईवे पर शहर से करीब 30 की मील दूर एक पुराना बंद पड़ा ढाबा फिर से खुल गया। ऊपर एक नया बोर्ड लगा था, भारती का ढाबा, घर जैसा खाना। इस ढाबे की मालकिन थी भारती, यानी अनुप्रिया सिंह। उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। सलवार, कमीज, सिर पर दुपट्टा और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो दुनिया के थप्पड़े खाकर आती है। उसकी कहानी यह थी कि वह एक विधवा है जो अपना और अपने छोटे भाई एक युवा अंडरवर्ल्ड कांस्टेबल का पेट पालने के लिए यह ढाबा चला रही है। इंस्पेक्टर शर्मा इस मिशन में उसका बाहरी संपर्क था। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर बनकर उससे मिलता था ताकि किसी को शक ना हो। शुरू में ढाबे पर इक्काद दुक्का लोग ही आते थे। अनुप्रिया अपने हाथ से खाना बनाती। उसके खाने में ऐसा जादू था कि जो एक बार आता वह दोबारा जरूर आता। धीरे धीरे उसका ढाबा ट्रक ड्राइवरों के बीच मशहूर होने लगा। रात के वक्त उसका ढाबा महफिलों में बदल जाता। ट्रक ड्राइवर खाना खाते, शराब पीते, सरकारी ठेके वाली और अपनी बातें साझा करते। अनुप्रिया चुपचाप बर्तन साफ करती, खाना परोसती, लेकिन उसके कान हर एक बातचीत पर लगे रहते। एक रात 2 ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे। यार, इस बार पटियाला का रेट बहुत बढ़ गया है। हाँ, भाई कह रहा था कि चौधरी साहब इस बार चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। माल तगड़ा चाहिए। अनुप्रिया के कान खड़े हो गए। पटियाला अवैध शराब का कोड वर्ड था और चौधरी का मतलब साफ था, विधायक रतन चौधरी। लेकिन यहंगा कौन था? उसने शर्मा को यह जानकारी दी। शर्मा ने पता लगाया किंगा विधायक का सबसे खास गुंडा है और वही शराब का पूरा नेटवर्क संभालता है। अब अनुप्रिया का अगला लक्ष्य थांगा तक पहुंचना। कुछ दिन बाद देर रात एक जीप उसके ढाबे पर आकर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे। बीच में जो था वह एक भारी भरकम डरावनी शक्ल का आदमी था। उसे देखते ही ढाबे पर बैठे बाकी ड्राइवर चुप हो गए। अनुप्रिया समझ गई यहींगा है।
ने एक बेंच पर बैठते हुए हुक्म दिया, ओए खाना लगा और बढ़िया वाला लगाना। अनुप्रिया चुपचाप खाना लेकर आई। ने उसे घूरते हुए पूछा, ढाबा नया खोला है? अनुप्रिया ने डरने का नाटक करते हुए कहा, जी मालिक। हफ्ता कौन लेता है यहाँ? हफ्ता मतलब पुलिस को पैसा कौन देता है? यहाँ ढाबा चलाना है तो सबको हिस्सा देना पड़ता है, समझी? हंसा अनुप्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता था मालिक, मैं तो बस एक गरीब औरत हूं। अब पता चल गया ना, कल से मेरा आदमी आएगा, जो कमाए हो उसका आधा हिस्सा चुपचाप दे देना। अनुप्रिया ने सिर झुका लियांगा और उसके साथी खाना खाकर बिना पैसे दिए चले गए। अनुप्रिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह खुश भी थी। जाल में मछली खुद आकर फंस गई थी। अब वह की हर हरकत पर नजर रख सकती थी। भरंगा और उसके गुंडे लगभग हर रात साथ ढाबे पर आने लगे। वह अनुप्रिया को एक डरी हुई लाचार औरत समझते थे। उसके सामने ही वह अपने काम धंधे की बातें करते। अनुप्रिया ने ढाबे में खुफिया तरीके से साउंड रिकॉर्डर और छोटे कैमरे लगा दिए थे। उसे धीरे धीरे पूरी कहानी समझ आने लगी। विधायक रतन चौधरी चुनाव जीतने के लिए पैसे का इंतजाम करने और वोटरों को लुभाने के लिए जहरीली शराब का यह कारोबार चला रहा था। हरपाल सिंह, जो जेल से बाहर था, इस काम मेंघा की मदद कर रहा था। वह गांव में अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल करके शराब की सप्लाई करता था। सोहनपुर वाली घटना एक गलत ही थी। केमिकल का अनुपात गलत हो जाने से शराब जहरीली हो गई थी। सबूत तो मिल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। शराब बनती कहाँ है? फैक्ट्री का पता क्या है? एक रातंगा बहुत नशे में था। वह अपने एक गुंडे से कह रहा था, चौधरी साहब का फोन था, कल सुबह 5:00 पुरानी मिल पहुंचना है। चुनाव के लिए जो नया माल आया है उसे ठिकाने लगाना है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पुरानी मिल यही वह जानकारी थी जिसका अनुप्रिया को इंतजार था। शहर के बाहर एक पुरानी चीनी मिल थी जो सालों से बंद पड़ी थी। किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि वहां मौत का सामान तैयार हो रहा है। अनुप्रिया ने फौरन एक ट्रक ड्राइवर के बहाने बाहर जाकर इंस्पेक्टर शर्मा को एक मिस्ड कॉल दी। यह उनका इमरजेंसी सिग्नल था। फिर उसने एक और मैसेज टाइप किया, पुरानी मिल कल सुबह 0:00। अब उसे सुबह तकंगा को यहीं रोक कर रखना था। अगर वह यहां से निकल गया तो मिशन फेल हो सकता था। उसने से कहा, मालिक आप बहुत थके लग रहे हैं, आज का खाना मेरी तरफ से और यह लीजिए स्पेशल चाय। उसने चाय में नींद की हल्की दवा मिला दी थी जो वह दोस्त कर बहा था, हमेशा आपात स्थिति के लिए अपने पास रखती थी। रंगा उसकी चापलूसी से खुश हो गया। उसने चाय पी और कुछ ही देर में वह और उसके साथी वहीं सोफे पर खर्राटे भरने लगे। रात बहुत लंबी थी। अनुप्रिया एक पल के लिए भी नहीं सोई। वह बाहर अंधेरे में देखती रही, अपने मिशन के सफल होने की दुआ करती रही। सुबह के 4:30 अंधेरे में दर्जनों पुलिस की गाड़ियां बिना लाइट जलाए पुरानी मिल की तरफ बढ़ रही थी। ऑपरेशन को खुद अनुप्रिया लीड कर रही थी, जो अब भारतीय नहीं एसपी अनुप्रिया सिंह थी। उसने अपनी वर्दी के ऊपर एक जैकेट डाल रखी थी। टीम ने मिल को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर बड़ी बड़ी मशीनों पर काम चल रहा था। केमिकल की तेज गंध हवा में फैली हुई थी। सैकड़ों ड्रमों में जहरीली शराब भरी जा रही थी। तभी एक बड़ी गाड़ी मिल के अंदर आई। उसमें से विधायक रतन चौधरी और जमानत पर बाहर आया। हरपाल सिंह होतरे। विधायक ने पूछा, कितना माल तैयार है? सब तैयार है साहब, आज रात ही सारे गांवों में बंट जाएगा। हरपाल ने कहा। वह लोग सबूतों के साथंगे हाथ पकड़े जा चुके थे। अनुप्रिया ने अपनी टीम को इशारा किया। रेड पुलिस फोर्स अचानक अंदर घुस गई। भगदड़ मच गई। विधायक और हरपाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन शर्मा और उसकी टीम ने उन्हें दबोच लिया।
विधायक रतन चौधरी अपनी पहुंच की धमकी देने लगा। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अनुप्रिया ने अपनी जैकेट उतारी। उसकी वर्दी पर लगे सितारे अंधेरे में भी चमक रहे थे। वह विधायक के सामने आकर खड़ी हुई। मैं एसपी अनुप्रिया सिंह हूं विधायक जी, और अब यह वर्दी नहीं आपकी विधायक ही उतरेगी। आपके खिलाफ 8 लोगों की हत्या, अवैध कारोबार चलाने और चुनाव में धांधली करने का केस चलेगा। उसने अपने हाथ से विधायक को हथकड़ी पहनाई। हरपाल सिंह ने जब अनुप्रिया को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह दूसरी बार उसी अफसर के जाल में फंसा है। अगले दिन यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। एक सिंह विधायक की गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। अनुप्रिया जब अपने ऑफिस लौटी तो कमला और सोहनपुर की दूसरी औरतें उससे मिलने आई। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक उम्मीद और सुकून था। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, आपने हमारे पतियों के कातिलों को पकड़ लिया। मैडम, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अनुप्रिया ने कहा, यह मेरा फर्ज था। अब अपने बच्चों को खूब पढ़ाना ताकि उन्हें कभी यह सब दिन ना देखने पड़े। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अनुप्रिया जानती थी कि यह लड़ाई बहुत लंबी है। एक चौधरी जाएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन वह भी तैयार थी। हर बार एक नए रूप में, एक नए तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि उसने वर्दी सिर्फ पहनने के लिए नहीं, उसका कर्ज चुकाने के लिए पहनी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी दिल को छूकर गई होगी। अगर सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यार सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लाइक और सब्सक्राइब भी हमें और अच्छे कंटेंट लाने की ताकत देते हैं। और हाँ, कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। आप सब यह कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे कमेंट में लिखकर हम सब के साथ जरूर शेयर करें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।